हाय एवरीवन, वेलकम टू नवनीत आईएएस एकेडमी। सो आई होप आप सभी ठीक होंगे, यहाँ पे भी होंगे। एंड जैसे कि आपको पता है कि हम करंट अफेयर्स जो है फ्रॉम द मंथ ऑफ मई 2022 कवर कर रहे हैं। एंड इन्हें हम जो है टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं। एंड अब तक हम जो है पॉलिटी के जो करंट अफेयर्स हैं, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, वो कवर कर चुके हैं। आफ्टर जो इंटरनेशनल रिलेशंस के भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो हैं फ्रॉम द मई 2022 कवर कर चुके हैं। एंड अगर आपको जो है इन टॉपिक्स को कवर करना है, इन करंट अफेयर्स को कवर करना है, तो उसका जो लिंक है ऊपर मैं आई बटन के ऊपर दे दूंगी एंड वहां से जाके आप इसे जो है कवर कर सकते हो, राइट। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज द इकोनॉमी। तो अब हम यहाँ पे इस पर्टिकुलर वीडियो में इकोनॉमी के जो इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो कवर करेंगे, राइट। तो इन टॉपिक्स को, इन करंट अफेयर्स को कवर करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो है मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है। एंड इस पे आपको जो है डेली न्यूज आर्टिकल्स टू रीड जो है द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस के, उसकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। लिंक इसका जो है वो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुकी हूँ, डायरेक्टली वहां पे जाके आप इसे फॉलो कर सकते हो, राइट। एंड जब जितने भी टॉपिक्स हैं फ्रॉम द मई 2022 के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जब सारे कवर हो जाएंगे, तो उनकी जो पीडीएफ है वो मैं इसी चैनल के ऊपर ही, टेलीग्राम चैनल के ऊपर ही जो है आपको प्रोवाइड भी करवा दूंगी। ओके, सो चलिए कवर करते हैं जो हमारा आज का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम द मई 2022। ये है कि अब इंडिया का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, राइट, जो इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व है ना, वो जो है ना काफी ज्यादा गिर गया है। एंड इवन जो है ये $600 बिलियन से भी नीचे आ गया है। तो इसके पीछे रीजन क्या है एंड ये इतना ज्यादा क्यों गिर रहा है? एक्चुअल में जो है ना, हम बात करें तो ये $45 बिलियन जो है ये कम हुआ है, राइट। पहले जो है सितंबर 2021 की अगर हम बात करें, तो हमारे पास, इंडिया के पास जो है कितना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था? इट वाज $642 बिलियन। ओके, तो ये जो है अब कम हो के, मीन 42 से भी नीचे, मीन 45 बिलियन जो है ये कम हो के अब कितना रह गया? ये $600 बिलियन ही रह गया है। तो इसके पीछे जो है अब रीजन क्या है कि जो इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व जो है वो इतना ज्यादा कम हो रहा है? आई होप आपको जो है पता होगा कि फॉरेक्स रिजर्व होता क्या है। तो फॉरेक्स रिजर्व यही होता है कि जो डिफरेंट करेंसीज हैं फ्रॉम द डिफरेंट कंट्रीज, जैसे कि डॉलर हो गया, राइट, एंड कोई भी करेंसी हो किसी भी कंट्री की, उसको जो है ना यहाँ पे हमारे आरबीआई जो है वो अपने पास रखती है, उसे जो है इकट्ठा करके अपने पास रखती है, सो डैट कि उसे जब चाहे जो है वो उस रिजर्व को वो यूज कर सके। अगर कोई भी क्राइसिस यहाँ पे आता है, क्राइसिस के समय में जो है ना उस फॉरेस्ट रिजर्व को वो यूज कर सके। या फिर कोई भी यहाँ पे दूसरी कंट्रीज के साथ उन्होंने कोई डील वगैरह करनी है, कुछ भी करना है, तो उसमें जो पेमेंट वगैरह है वो डॉलर्स में ही करती है इंडिया, राइट। तो वो सारा जो है इसी की वजह से जो फॉरेस्ट रिजर्व होता है ना वो अपने पास रखती है। सो द ड्रॉप इज बिकॉज ऑफ ए फॉल इन द डॉलर वैल्यू ऑफ एसेट्स हेल्ड एज रिजर्व बाय द आरबीआई। तो ऑब्वियसली जो है अब ये क्यों नीचे आया है? क्योंकि इसका ये मतलब है कि जो डॉलर की वैल्यू है ना, जितने भी एसेट्स हमारे पास थे, राइट, उनकी जो वैल्यू थी वो डॉलर्स में थी। तो अब जो है उन एसेट्स की जो वैल्यू है वो ही कम हो चुकी है जितना रिजर्व हमारे पास आरबीआई के पास था। सो दूसरा हो गया एप्रिसिएशन ऑफ द यूएस डॉलर। So the demand of dollar remained high as the Russia-Ukraine war led to a spike in oil and commodity prices। तो क्या हो गया यहाँ पे कि यूएस डॉलर जो है ना इसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है, क्योंकि एक तरफ यहाँ पे वॉर चल रही है। तो ऑब्वियसली जब वॉर यहाँ पे चल रही होती है ना, वो क्राइसिस का समय होता है। एंड इवन जो है इन्होंने जितना भी ऑयल वगैरह जो भी खरीदना है, तो उसकी जो वैल्यू है ना, उसका जो रेट है वो बढ़ते जा रहे हैं। तो ये डॉलर्स में ही जो है इन सारी चीजों को खरीदेंगे, तो ये भी एक रीजन हो सकता है कि इंडिया का जो रिजर्व था वो कम होता जा रहा है ऑयल एंड कमोडिटी को खरीदने के लिए। दूसरा हो गया कैपिटल आउटफ्लो बाय द फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। तो अब क्या हो गया कि जो इन्वेस्टर्स थे, क्या था, कोविड के समय में जो है ना काफी सारे लोगों ने जो है ना इंडिया में इन्वेस्ट किया था, राइट। वो क्या था, यहाँ पे इंडिया में जब इन्वेस्ट करते हैं तो वो डॉलर्स को जो है हमारे भारत में लेके आए एंड फिर उस डॉलर को जो है उन्होंने रुपीस में कन्वर्ट करवाया था। तो अब ये जो डॉलर है किसी न किसी तरीके से जो है किसके पास चला गया था? ये आरबीआई के पास जो है ये रिजर्व हो गया था ना। आरबीआई ने इन डॉलर के बदले में जो है ये रुपीस दे दिए थे इन इन्वेस्टर्स को, राइट। अब क्या हो रहा है कि ये जो इन्वेस्टर्स हैं अब जो है ये सारा पैसा निकाल रहे हैं इंडिया की इकोनॉमी से। तो ऑब्वियसली वो कैसे निकालेंगे? वो रुपीस दे देंगे, वो जो है उसे कन्वर्ट तो करवाएंगे ही ना डॉलर में रुपीस को। तो ऑब्वियसली वो जो है ये रुपीस जो है अब दोबारा से वापस आना स्टार्ट हो गया है आरबीआई के पास, एंड जो डॉलर है वो उनके हाथ से जो है वो जा रहा है,
right? So FPI pulled out $21.43 billion since 2021 as the US Federal Reserve started monetary policy tightening and interest rate hikes. तो दूसरा जो गोल्ड के प्राइसेस होते हैं उसका वो भी जो है ना, गोल्ड भी जो होता है ना, वो भी एज ए फॉरेन एक्सचेंज जो है या फिर फॉरेक्स रिजर्व के तौर पे आरबीआई अपने पास रखती है। तो गोल्ड के प्राइसेस जो है वो भी डिक्लाइन हो रहे हैं। तो ये भी एक हम बोल सकते हैं कि इसने भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है इन द डिक्लाइन इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। ओके, तो ये कुछ रीजन है जिसकी वजह से जो है आरबीआई के पास अब जो फॉरेक्स रिजर्व है ना वो काफी ज्यादा डिक्लाइन हो रहा है। ओके, फॉरेक्स रिजर्व ओनली जो है आपके जो हम बात करें करेंसी ही नहीं होती है, आई मीन फॉरेन करेंसी तो ये रखते हैं। ओके, उसकी जो है ना अमाउंट ज्यादा होती है फॉरेस्ट रिजर्व में, जो करेंसी की अमाउंट होती है ना आरबीआई के पास वो ज्यादा होती है। उसके अलावा जैसे कि गोल्ड वगैरह हो गए, राइट, ये भी फॉरेस्ट रिजर्व में ही आते हैं। ओके, तो अब गोल्ड की भी जो प्राइसेस है वो डिक्लाइन हो रही है, तो ऑब्वियसली आरबीआई के पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है ना वो भी कम होता जा रहा है गोल्ड के प्राइसेस की वजह से, क्योंकि वो डिक्लाइन होते जा रहे हैं। एंड अब फॉरेन पोर्टफोलियो की वजह से भी जो इन्वेस्टर्स थे वो अब आउटफ्लो हो रहा है, मीन वो पैसा यहाँ पे इंडिया की मार्केट से निकाल रहे हैं, तो वो डॉलर वापस लेंगे अपने जो उन्होंने इंडिया में लगाए थे यहाँ पे, राइट। एंड दूसरा यहाँ पे वॉर चल रही है, तो वहां पे जो जितनी भी चीजें खरीदेंगे डॉलर में ही खरीदेंगे, उनके जो प्राइसेस है वो बढ़ गए हैं, तो वो ज्यादा डॉलर उन्हें यहाँ पे पेमेंट करनी पड़ रही है आरबीआई को। ओके, तो ये चीजें हैं जिसकी वजह से जो है ना अभी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो काफी कम हो गया है। एंड ये 600 बिलियन डॉलर से भी नीचे चला गया है, जो कि 642 बिलियन डॉलर था, राइट। एंड अभी आरबीआई ने ये भी बोला कि वो 600 बिलियन से जो है बिलियन डॉलर से इसे जो है नीचे नहीं जाने देगा। तो अगर जो है डॉलर की जो है डॉलर काफी कम हो रहा है, जो फॉरेक्स रिजर्व है वो काफी कम हो चुका है, तो इसका जो है रूपी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। सो इंडियन रूपी फेल टू एन ऑल टाइम लो अगेंस्ट द यूएस डॉलर। जैसे कि आपको पहले भी पता है, हमने अपनी प्रीवियस जो मंथ की करंट अफेयर्स थे इकोनॉमी के, उसमें भी देखा था कि जो रूपी की वैल्यू है ना वो काफी कम होती जा रही है, जिसकी वजह से क्या किया था इन्होंने कि जो आरबीआई ने क्या किया था कि जो डॉलर थे ना उसके पास, उसे जो है उन्होंने क्या कर दिया था, वो मार्केट में ले आए थे उन डॉलर्स को। एंड फिर जो रुपीस थे, राइट, उन्हें जो है आरबीआई ने अपने पास जो है संभाल के रख लिया था, सो दैट की इंडिया की रूपी की वैल्यू है ना वो ज्यादा कम ना हो, राइट। तो इस कॉन्सेप्ट को अगर आपको अच्छे से समझना है तो वो आप जो है प्रीवियस जो मंथ की करंट अफेयर्स थे, अप्रैल मंथ के जो करंट अफेयर्स थे ना, वहां से जाके आप इन्हें कवर कर सकते हो। ओके, तो क्या था यहाँ पे आरबीआई इसकी वजह से भी जो है डॉलर्स को मार्केट में लेके आती, तो आरबीआई के पास जो फॉरेस्ट रिजर्व था, राइट, वो ऑब्वियसली कम होगा ही। अगर जो है वो इंडियन रूपी को एक तरह से गिरने से बचा रही है, तो वो क्या करेगी, इसके लिए आरबीआई क्या करती है कि रूपी को जो है वो अपने पास मार्केट से जो है थोड़ा सा सक कर लेती है ना, अपने पास रख लेती है। एंड उसकी जगह पे जो डॉलर्स हैं वो क्या करती है, वो मार्केट में ले आती है, राइट। So Indian rupee fell into an all-time low against the US dollar, breaking through the 77 rupees to a dollar threshold and trading at 77.63 rupees हो गया है। $1 जो है वो कितना हो गया अभी, 77.63 डॉलर रुपीज जो है वो हो गया है 12 मई की अगर हम बात करें। So if the rupee continues to fall, the RBI will force to interfere in the forex market by selling the dollar from its foreign exchange reserve. Obviously, अगर अभी भी जो इंडिया का रुपीज है वो और भी गिरता जाएगा, अभी तो वो गिर रहा है, तो इसे थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए, और जो मई मंथ में, सॉरी अप्रैल मंथ में जो है ऑलरेडी आरबीआई ऐसा कर चुकी है, राइट। अगर फर्दर ये और भी ज्यादा गिरता गया तो आरबीआई को दोबारा से क्या करना होगा कि फॉरेक्स मार्केट में जो है इंटरफेयर करना होगा एंड डॉलर्स को सेल करना होगा एंड जो रूपी को सक करना होगा फ्रॉम द मार्केट, राइट। So if the RBI prioritizes maintaining the amount of foreign exchange reserve, the rupee could depreciate. And अगर RBI जो है वो इसे सपोर्ट करती है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को प्रायोरिटाइज करती है कि हम यहाँ पे अपने रिजर्व को बचा के रखेंगे, तो रूपी जो है वो डेप्रिशिएट होगा, राइट। तो ये रीजन होते हैं जिसकी वजह से जो है ना या तो फिर फॉरेन रिजर्व जो है वो कम हो रहा है, या फिर जो है रूपी भी जो है यहाँ पे डिक्लाइन होता जाता है। ओके, सो फॉरेन रिजर्व जो है ये एक्चुअल में होते क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में इन्होंने बताया हुआ है। ये एक एक्सटर्नल एसेट्स होते हैं, राइट। ये एसेट्स होते हैं किसके, ये आरबीआई के एसेट्स हैं। तो किस फॉर्म में होता है फॉरेक्स रिजर्व, ये गोल्ड भी होता है, गोल्ड भी आपका फॉरेक्स रिजर्व होता है आरबीआई के पास, राइट, गोल्ड हो गया। उसके बाद में जो है एसडीआर होते हैं, कुछ स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स होते हैं आईएमएफ के,
ओके, तो ये भी जो है एक तरह से फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ही होता है। करेंसी एसेट्स हो गए, राइट, करेंसी जैसे कि डॉलर वगैरह हो गया, आपका पाउंड हो गया, तो ये करेंसी एसेट्स हो गए, तो ये भी आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में ही आते हैं। एफडीआईज होती हैं, राइट, एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स जो होती हैं यहाँ पे डॉलर्स में होती है ना वो इंडिया में, तो वो डॉलर सारा अपने पास ही रखती है ये। एंड उसके अलावा यहाँ पे एंड द रिजर्व इन द आईएमएफ, आईएमएफ में भी जो रिजर्व्स होते हैं वो भी आरबीआई के ही फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स होते हैं। तो ये सारी चीजें मिलके, ये सारे एसेट्स होते हैं किसके, ये आरबीआई के एसेट्स होते हैं। एंड ये सारे मिलके क्या बनते हैं, आपके फॉरेक्स रिजर्व बनते हैं। ओके, तो इसमें जो करेंसी की मात्रा होती है, जो करेंसी जो होती है ना उसकी वैल्यू ज्यादा होती है, राइट। सो कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं फॉरेक्स रिजर्व के, फॉरेन करेंसी एसेट, दूसरा गोल्ड का रिजर्व होता है, कुछ स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स होते हैं, एंड आईएफ में भी जो है इनका रिजर्व ट्रेंचर होता है। सो आउट ऑफ दिस जो फॉरेन करेंसी एसेट्स होते हैं वो बिगेस्ट कंपोनेंट होता है, फॉलोड बाय द गोल्ड। तो सबसे पहले नंबर 1 पे करेंसी होती है, सेकंड नंबर पे गोल्ड होता है। तो करेंसी जो है, राइट, उसमें ज्यादा डील करता है आरबीआई। तो अभी काफी रीजंस है जिसकी वजह से जो है डॉलर्स आरबीआई को यूज करने पड़ रहे हैं, तो फॉरेक्स तो कम होगा ही होगा। दूसरा यहाँ पे गोल्ड की वैल्यू भी कम हो गई है, तो ऑब्वियसली फॉरेक्स तो कम होगा ही होगा इनका। ओके, सो नेक्स्ट है आपके पास जो टॉपिक है वो है ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट। एंड अभी रिसेंटली इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, राइट, ये भी आपको याद रखना है कि ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट जो है वो किसके द्वारा जो है इसे पब्लिश किया जाता है, रिलीज किया जाता है। तो इसे जो है ना इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो रिलीज करता है। एंड इसका नेम क्या है, द ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट, क्लाइमेट चेंज एंड फूड सिस्टम, इन दो टॉपिक्स के ऊपर जो है ये यहाँ पे अपनी रिपोर्ट पेश करता है। तो इम्पोर्टेंट फाइंडिंग जो यहाँ पे इसने पेश की है रिगार्डिंग द इंडिया वो क्या है, तो वो बोल रहे हैं कि इंडिया का जो फूड प्रोडक्शन है ये 16% तक कम हो सकता है। इंडिया का फूड प्रोडक्शन जो है वो 16% तक कम हो सकता है। एंड द नंबर ऑफ दोज एट रिस्क फॉर हंगर कुड इंक्रीज 23% बाय 2020 ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। तो वो बोलते हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से यहाँ पे जो लोग भूखे रहते हैं, जो हंगर है ना वो कितनी बढ़ सकती है, वो 23% तक यहाँ पे बढ़ सकती है। मीन जिन लोगों के यहाँ पे भूखे रहने के चांसेस ज्यादा होते हैं ना, वो चांसेस थोड़े से और बढ़ जाएंगे, यहाँ पे वो 23% हो जाएंगे। ओके, ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज, क्योंकि फूड प्रोडक्शन जो है वो कम हो रहा है। So the number of Indians at risk from hunger in 2030 is expected to 73.9 million in 2030. तो इंडियंस जो यहाँ पे हंगर में रहेंगे, हंगर के रिस्क में हैं, ओके, जो लोग भूखे रहेंगे, जिन्हें भरपेट खाना नहीं मिलता है, तो उनकी वैल्यू कितनी पड़ जाएगी, इट इज एक्सपेक्टेड टू बी 73.9 मिलियन इन दी 2030। and if the effects of climate change were to be factored in, it would increase in 90.6 million हो जाएंगे। ओके, अगर क्लाइमेट चेंज के भी इफेक्ट्स इसमें डाल दिए जाएं, राइट, तो उसकी वजह से भी जो उन्हें भरपेट खाना नहीं मिलेगा, तो कितने लोगों को नहीं मिलेगा, 90.6 मिलियन हो जाएगा, राइट। However, climate change will not impact the average calorie consumption of Indians. तो एक एवरेज कैलोरी होती है ना, जितनी यहाँ पे कंजप्ट करनी होती है हर एक इंडियन को, उतनी चाहिए चाहिए होती है। तो ये बोल रहे हैं कि हाउएवर क्लाइमेट चेंज की वजह से वो जो कैलोरी कंजप्शन होती है ना, जो एवरेज कैलोरी कंजप्शन है, वो ज्यादा जो है उसके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओके, एंड वो बोलते हैं दैट इट विल रिमेन रफली द सेम, जैसे कि कितना रखा हुआ है, 2600 कैलोरीज जो है ये रखा हुआ पर कैपिटा पर डे बाय द 2030 इवन इन द क्लाइमेट चेंज सिनेरियो। चाहे क्लाइमेट चेंज हो भी जाए तभी जो एक तरह से होता है ना एवरेज कैलोरी कंजप्शन, वो सेम ही रहेगी हर बंदे की, राइट, बाय द 2030 तक इन्होंने बताया हुआ है। सो नेक्स्ट, अब ये इंडिया के बारे में इन्होंने बताया था, ग्लोबल सिनेरियो की बात कर लेते हैं। तो वो बोल रहे हैं ग्लोबल सिनेरियो में फूड प्रोडक्शन जो है वो ग्रो होगा अबाउट 60%, राइट, एंड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द क्लाइमेट चेंज ऑल्सो। सो डिस्पाइट दिस ग्रोथ, तो हाउएवर यहाँ पे फूड प्रोडक्शन तो बढ़ रही है, बट जो डेवलपिंग कंट्रीज में पर कैपिटा कंजप्शन लेवल जो है ना वो कम ही रहेगी, ओके, देन द डेवलप्ड कंट्रीज। ऑब्वियसली जो पर कैपिटा कंजप्शन लेवल है वो कम ही रहेगी, इंडिया में तो बहुत ही कम है। तो वो पहले ही इन्होंने बताया है इंडिया के बारे में, तो उन्होंने यही बताया कि इसमें कंजप्शन लेवल जो है वो कम ही रहेगी। एंड इवन फर्दर अगर क्लाइमेट चेंज के फैक्टर को भी यहाँ पे डाल दिया जाए तो ये और भी कम हो जाएगी, राइट। एंड भरपेट खाना यहाँ पे हर एक इंसान को नहीं मिलता है, इंडिया में तो यहाँ पे है खास करके। एंड डेवलपिंग कंट्रीज के बारे में तो उन्होंने यही बताया कि चाहे पूरे ग्लोबल सिनेरियो में फूड प्रोडक्शन बढ़ रहा है,
बट डेवलपिंग कंट्रीज में जो पर कैपिटा कंजप्शन लेवल है वो कम ही रहेगा देन द डेवलप्ड कंट्रीज। ओके, तो वो बोल रहे हैं कि प्रोडक्शन तो बढ़ेगी, उसके साथ डिमांड भी जो है वो ग्रो होएगी एंड इन द डेवलपिंग कंट्रीज particularly in the Africa than in the developed countries due to projected growth in the population and the incomes. Okay, तो डाइट्स आर ऑल्सो शिफ्टिंग टुवर्ड हायर वैल्यू फूड्स, तो अब जो डाइट्स हैं लोगों की वो भी चेंज होती जा रही है। हायर वैल्यू फूड्स जो है वो यहाँ पे लोग अब कंज्यूम कर रहे हैं, जैसे कि फ्रूट्स वेजिटेबल्स हो गए, प्रोसेस्ड फूड्स, एनिमल सोर्स फूड्स एंड आउटसाइड ऑफ हाई इनकम कंट्रीज। तो अभी ये रिपोर्ट जो है उसने रिकमेंड क्या किया है, वो ये बोल रहे हैं कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के में जो है इन्वेस्टमेंट करनी होगी सो दैट कि हमें और भी ज़्यादा इनोवेशन करने होंगे एंड रिसोर्सेज जो है ना राइट उसकी गवर्नेंस हमें इम्प्रूव करनी होगी सो दैट कि सभी लोगों को ये रिसोर्सेज जो है वो मिले। हेल्थियर डाइट्स प्रोवाइड करनी होगी एंड मोर सस्टेनेबल प्रोडक्शन हमें यहाँ पे करनी होगी एंड वैल्यू चेन्स जो है वो भी और स्ट्रॉन्गर बनानी होगी एंड क्लाइमेट स्मार्ट फाइनेंस जो है मीन क्लाइमेट फैक्टर को यहाँ पे मद्देनजर रखते हुए हर एक चीज को हमें जो है देखना होगा कि किस तरह से हम जो है हर बंदे को, अगर यहाँ पे क्लाइमेट चेंज होता भी है तो हम किस तरह से ये एक तरह से पक्का करें कि सभी लोग जो है वो भूखे ना रहें। ओके, जो हंगर है वो यहाँ पे मीन जो है ज्यादा ना हो, वो कम ही रहे, राइट, उसे इवन खत्म ही करना होगा। ओके, तो ये कुछ रिकमेंडेशंस हैं इस रिपोर्ट की। So we'll continue with the same topic in our next video also। तो next video में भी हम जो है कुछ और important current affairs from the economy cover करेंगे and अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें and don't forget to subscribe my channel also। Thank you so much, have a nice day, bye bye।